आज हम सत्यम स्कैम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये स्कैम जो हुआ था उसकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी। इन द ईयर 1987 के अंदर जो थी ये सत्यम कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सत्यम कंपनी जो थी उस टाइम की वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कंपनी के अंदर और वन ऑफ द मोस्ट वी कैन से प्रोग्रेस करने वाली कंपनी में से एक कंपनी थी। एंड इन द ईयर 1991 एंड 1992 के अंदर जो था इस कंपनी का BSE के अंदर मतलब ये कंपनी लिस्ट हो चुकी थी। फिर उनकी प्रोग्रेस जो थी वो और बढ़ती गई और इन द ईयर 2000 के अंदर जो थी सत्यम कंप्यूटर जो थी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी लिस्ट हो गई थी। कंपनी लिस्टेड हो गई। अब इसका मतलब है उसकी सिक्योरिटीज जो है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो थी वो सेल और बाई होने वाली थी। धीरे धीरे रामलिंगम राजू जिन्होंने ये कंपनी एस्टेब्लिश करी थी उनका ध्यान जो था अब रियल एस्टेट बिजनेस की ओर चलने लगा था। एंड इस सत्यम कंप्यूटर से पहले रामलिंगम राजू का कॉटन का बिजनेस था। जब उनका ध्यान रियल एस्टेट की ओर बढ़ता गया तब उनकी ये भूख जो कि मतलब रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज को खरीदने की जो भूख थी वो बढ़ती चली गई। एंड इसके चलते ही उन्होंने फिर सत्यम कंप्यूटर्स के अंदर जो थे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने मैनिपुलेशन शुरू कर दिया था। अब मैनिपुलेशन क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कि कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो एग्जिस्ट ना करती हो वैसे भी बैलेंस शीट के अंदर बताना। और फिर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के फिर उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो उन्होंने कुछ फेक इन्वॉइसेस बनाए थे जिससे फेक प्रॉफिट्स दिख रहे थे। एंड कंपनी का जितना प्रॉफिट अच्छा होगा उस तरीके से तो कंपनी के अंदर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। तो उन्होंने बड़ा चढ़ा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारे मैनिपुलेशन करे और इसकी वजह से सत्यम कंप्यूटर्स के शेयर्स जो थे वो रातों रात बढ़ने शुरू हो चुके थे। अब जब बढ़ती कंपनी की ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल की वजह से वो इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल हो चुके थे। बहुत अच्छी तरीके से कंपनी जो थी वो ग्रो कर रही थी। बढ़ती ग्रोथ की वजह से अब रामलिंगम राजू एंड उसके ब्रदर ने अपनी कंपनीज के शेयर्स जो थे वो बेचने शुरू कर दिए और इन शेयर्स के अगेंस्ट उन्होंने मतलब इनको कोलेटरल लेके लोन लेना शुरू कर दिया था। अब ये लोन के पैसों से ही उन्होंने रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। और इस इन्वेस्टमेंट के करते समय ही उन्होंने 365 कंपनीज को जो था वो ओपन किया था। ये कंपनीज कुछ इस तरीके से फर्जी कंपनीज थी कि जहाँ मतलब डायरेक्टर बनने के लिए भी बहुत कम क्वालिफिकेशन या फिर ना क्वालिफिकेशन मतलब इलिटरेट पीपल को भी उन्होंने डायरेक्टर बना दिया था। जैसे कोई वर्कर्स थे उनकी कंपनी के अंदर फॉर एग्जांपल वो 5000 या फिर 7-8,000 के अराउंड वो कमा रहे होंगे तो उनको भी इस कंपनीज के अंदर डायरेक्टर की पोजीशन दे दी गई थी। फिर उसके आगे चलते चलते जब मेट्रो लाइन श्रीधरन का कहना ये था कि हैदराबाद के अंदर जो है मेट्रो लाइन का कंस्ट्रक्शन होने वाला था। अब ये मेट्रो रूट जो बनने वाला था उसकी इनसाइडर इंफॉर्मेशन जो रामलिंगम राजू को पहले से थी। उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए वो मेट्रो लाइन के आजू बाजू की सारी जमीन जो थी वो खरीदनी शुरू कर दी ताकि फ्यूचर के अंदर उनको अच्छा दाम मिल सके और उस जमीन की कीमत भी फ्यूचर में बहुत बढ़ने वाली थी। अब इस रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के थ्रू जब वो खरीदते और बेचते थे उनके बीच का जो प्रॉफिट था उस प्रॉफिट के अमाउंट को ही रामलिंगम राजू का प्लान ये था कि वो अपनी सत्यम कंप्यूटर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो फेक प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस जो था उसको वो उस गैप को फिलअप करने के लिए वो पैसा वो यूज़ कर लेंगे। ऐसा सिलसिला काफ़ी सालों तक चला। उन्होंने कुछ फेक इन्वॉइसेस बनाने शुरू कर दिए सेल के अराउंड कुछ 7,500 के फेक इन्वॉइसेस बताया था और इसकी वजह से सेल बहुत ज़्यादा दिख रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बस प्रॉफिट का क्या प्रॉफिट नहीं दिख रहा था। तो इस प्रॉफिट के सच को छुपाने के लिए उन्होंने ये बहाना बना दिया था कि हमने जो पैसा जो भी पैसे हमारे इस प्रॉफिट के थ्रू आए वो हमने बैंक के अंदर एज ए रिजर्व बना के रखा है। मतलब कि फेक कैश रिजर्व जो थी वो मेंटेन की गई थी। हालांकि वैसे कैश रिजर्व कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती थी बट एक स्टेक होल्डर्स को भरोसा देने के लिए उन्होंने ऐसा बोल दिया कि भाई हमारे जो पैसे जो थे वो बैंक के अंदर जमा करा दिए गए थे। तरीके से धीरे धीरे सत्यम की प्राइसेस जो थी वो और बढ़ती गई और अब प्रमोटर्स ने जो थे वो अपने शेयर्स बहुत हाई प्राइस पे बेचने शुरू कर दिए थे। बट इन द ईयर 1994 में सत्यम के प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग 24% थी वो गिर के अब 2% पे आ चुकी थी। प्रॉपर्टी खरीदने में उनके पैसे जो थे वो बहुत सारे पैसे वहाँ इन्वेस्ट हो चुके थे। जैसे जैसे सत्यम के ऑपरेशंस बढ़ते गए वैसे वैसे ये एक्चुअल फिगर्स और हमारे फेक फिगर्स के बीच का डिफरेंस जो था वो बहुत बढ़ता चला गया। जब ग्रेट डिप्रेशन जो कि इन द ईयर 2008 के अंदर आया था
उस समय ये जो रामलिंगम राजू का प्लान था कि हम इस गैप प्रॉफिट, जो एक्चुअल प्रॉफिट और फेक प्रॉफिट के बीच का गैप जो था वो हम फिल कर देंगे इस तरीके से कि जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉफिट हुआ उस तरीके से। बट ग्रेट डिप्रेशन की वजह से रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के दाम बहुत कम हो चुके थे और इसकी वजह से प्रॉफिट जो था वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो चुका था और इस तरीके से ये गैप को फिल करने का प्लान भी फेल हो गया। इन द ईयर 1988 के अंदर रामलिंगम राजू और उनके ब्रदर ने एक कंपनी शुरू करी थी जिसका नाम था मेटस इंफ्रा एंड उसके साथ दूसरी एक और कंपनी थी मेटस प्रॉपर्टी। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ के अंदर रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज जो थी उन्होंने फैमिली मेंबर्स के नाम पे जो थी वो खरीदना शुरू कर दिया था। इस कंपनीज को ही उन्होंने यूज़ किया था कि अभी फेक प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट को गैप को किस तरीके से फिल किया जाए। उन्होंने कुछ और प्लान भी एग्जीक्यूट करना चाहा। सो ये प्रॉफिट के गैप को ही फिल करने के लिए उन्होंने ये बोला था कि हम ये दो कंपनीज जो है वो अपने प्रॉफिट से खरीद रहे हैं, ऐसा हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बना देते हैं। हालांकि कोई कैश ट्रांजैक्शन हुआ नहीं था, ये दो कंपनीज ओन जो थे वो फैमिली मेंबर्स ही करते थे। एंड इस डिसीजन को जब रामलिंगम राजू ने अपने बोर्ड मेंबर्स को बताया तब उन बोर्ड मेंबर्स ने भी ये डिसीजन अप्रूव कर दिया था इन द 2008 के अंदर। बट रामलिंगम राजू ने अपने मतलब कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको भी इनके बारे में कुछ पूछा ही नहीं था, उनकी कंसेंट ही नहीं ली थी और उनके कंसेंट के बिना ही ये डिसीजन ले लिया था कि यस हम ये कंपनीज जो है वो खरीदने वाले हैं और उसके ऊपर जो थी वो शेयर होल्डर्स की अप्रूवल नहीं थी। और इस डिसीजन से स्पेशली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो थे वो खुश नहीं थे और स्पेशली LIC को इसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा स्कैम का मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, आगे हम देखेंगे उसके अंदर। बट इस तरीके से ये डिसीजन अप्रूव कर दिया था। बट इस डिसीजन के खिलाफ थे यूएस के इन्वेस्टर्स ने सत्यम के खिलाफ एक शूट फाइल कर दिया था जो कि लॉ शूट था और इसके चलते हुए सत्यम के प्राइसेस जो थी, शेयर प्राइसेस अब गिरनी शुरू हो चुकी थी। अब धीरे धीरे इन्वेस्टर्स का भरोसा जो था वो उठना जो है वो शुरू हो चुका है। ये एक लास्ट चांस था रामलिंगम राजू के पास कि वो अपनी कंपनी के अंदर होने वाले स्कैम को छुपा सके। बट हालांकि ये चांस भी उनके हाथ से निकल गया और फिर ऑन जनवरी 2009 7 जनवरी 2009 उन्होंने कन्फेस कर लिया कि उन्होंने सत्यम की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो था वो मैनिपुलेशन किया है अमाउंट का। और ये फिगर्स इस बार बहुत ज़्यादा बड़ी थी। अब की अमाउंट जो थी वो ₹7,000 करोड़ की अमाउंट का जो था वो मैनिपुलेशन हुआ था। इन्वेस्टर्स का बहुत सारा पैसा उसके अंदर रुका हुआ था। सबके लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी। उनके कन्फेशन से पहले ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कंपनी के, उन्होंने भी ये अपनी पोजीशन छोड़ दी थी। तो इन्वेस्टर्स का भरोसा तो उठेगा ही। इसी के साथ साथ जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी तब सत्यम के अंदर एम्प्लॉयज मतलब कि मेनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मतलब कि जो ऑडिटर्स जो थे उनके ऊपर भी क्वेश्चंस शुरू हो गए थे उठना, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो थे वो ऑडिट करते थे इस कंपनीज का। तो उनके ऊपर भी फिर क्वेश्चन उठाए गए थे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो थे वो कंपनी के छोड़ के चले गए थे। अब सत्यम का ऑडिटर जो था वो PwC था और PwC को सत्यम के पास से डबल फीस मिलती थी और इसके चलते उन्होंने भी अपनी जो ऑब्जेक्टिविटी जो थी वो कॉम्प्रोमाइज़ कर दी। और एक अच्छा ऑडिटर वो होता है कि जो अपनी कंपनी की जिस कंपनी का वो ऑडिट करता हो वह बिना बायस्ड होके वो अच्छे से एक्यूरेटली ऑडिट करके मतलब अच्छे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करे। बट ऑडिटर्स ने भी कुछ ना कुछ गलतियाँ की थी और इसके चलते ये स्कैम को जो था वो अंजाम दिया गया। 2009 के रोज रामलिंगम राजू और उसको ब्रदर को अरेस्ट किया गया था और फिर धीरे धीरे ये कंपनी जो थी सत्यम कंप्यूटर उसको लिक्विडेट करने से अच्छा गवर्नमेंट ने ये सोचा कि इसको हम सेल कर देंगे। किसी भी कंपनी का लिक्विडेट होने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि उस कंपनी को सिर्फ एम्प्लॉयज़ को लॉस होगा या फिर उस कंपनी के स्टेक होल्डर्स को लॉस होगा। अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी को ही फेस करना पड़ता है। तो इस लिक्विडेशन को रोकने के लिए उन्होंने ये कंपनी जो थी वो टेक महिंद्रा को सोल्ड कर दी। जब टेक महिंद्रा ने इस कंपनी को बाय किया था तब उन्होंने इस कंपनी का नाम महिंद्रा सत्यम रख दिया गया। हालांकि इन 2013 के अंदर जो थी ये महिंद्रा सत्यम को ही उन्होंने टेक महिंद्रा के अंदर मर्ज कर दिया था।
सीबीआई एंड ईडी डिपार्टमेंट जब इन्वॉल्व हुए तब उनको पता चला कि रामलिंगम राजू ने मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू भी बहुत सारी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ भी करी थी। अब इस इलीगल एक्टिविटीज़ के थ्रू वो पैसा जो थे वो ट्रांसमिट करते थे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर और उसके थ्रू इनडायरेक्टली इंडिया के अंदर आता था। आगे जब और सीबीआई आगे जब और इन्वेस्टिगेशन होती रही तब पता चला कि सेबी ने ये उनको सर्कुलर इशू किया था और उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे कि इस फैमिली ने जो थी वो इनसाइडर ट्रेडिंग भी शुरू कर दी थी। अब इस इनसाइडर ट्रेडिंग के थ्रू ही उन्होंने रुपीस अराउंड कुछ 1900 का उन्होंने जो है वो 1900 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने ये कमाया था और इस प्रॉफिट को ही सेबी ने ये गाइडलाइन इशू की थी कि आपको रिटर्न करना पड़ेगा विद एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% इंटरेस्ट के साथ उनको ये वापस करना पड़ेगा। साथ ही में उनको काफ़ी साल तक जो था वो स्टॉक मार्केट की सिक्योरिटीज के अंदर ट्रांजैक्शन करने से बैन कर दिया गया है। 10 अप्रैल 2015 के रोज सीबीआई ने रामलिंगम राजू, उनके ब्रदर और ऑडिटर्स जिन्होंने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेशन करने के अंदर अप्रूवल दी थी, मतलब कि सीए की जो साइन होती है वो, और उसके साथ सत्यम के जो सीएफओ थे उन सारे जनों को, इसके साथ कुछ और भी ऑफिशियल्स जो थे ऑफिसर्स, उनको भी जो थी वो 7 इयर्स की जेल सुनाई दी गई थी। इस स्कैम से पहले सत्यम की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी मार्केट के अंदर, बट स्कैम के बाद उनके शेयर प्राइसेस जो थे वो बहुत गंदे तरीके से गिर चुके थे और फिर धीरे धीरे उनको निफ्टी एंड सेंसेक्स में से भी उनको बैन कर दिया गया था और फिर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में से भी उनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की थी। वो अराउंड $6 मिलियन के अकॉर्डिंगली कुछ अमाउंट होगी वो उनके ऊपर इम्पोज की गई थी। सत्यम की प्राइसेस जो थी वो शेयर प्राइसेस गिरने की वजह से इन्वेस्टर्स को अराउंड 14,000 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली लॉस हुआ था और इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल बायर जिसके हमने पहले बात करी थी LIC को, तो LIC को इसके अंदर बहुत सारा नुकसान देखना मिला था। अराउंड 950 करोड़ का नुकसान जो था वो LIC को भुगतना पड़ा और इसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर और भी ज़्यादा एक डाउनफॉल देखने मिला था। ये स्कैम स्टडीज़ तो हम डिस्कस करते ही हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। Thank you so much for watching the video.